बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साजिद और माजिद हम दोनों भाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के रियल इंसिडेंट की तरफ। माजिद भाई, आज जो हमें ये वाक़या भेजा है ये है जी लाहौर से। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं आमना, उन्होंने हमें ये वाक़या भेजा है जो खुद उनके साथ अपनी फैमिली के साथ ये वाक़या पेश आया। आमना कहती हैं जी कि मेरी अम्मी गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी जब का ये वाक़या है। फ़िलहाल तो वो रिटायर हो चुकी हैं। आमना कहती हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी और मेरी वालिदा जो थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी और मैं भी उसी स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ी हुई हूँ। आमना बताती हैं कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग जो थी ना, ये बड़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई थी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं ना, उनकी इमारतें रेनोवेट ना होने की वजह से टूट फूट का शिकार रहती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कहती है हमारे जो स्कूल के बाथरूम थे वो भी एक साइड पे करके बनाए गए थे और ये तकरीबन कोई 8 से 10 कनाल का एरिया था जिस पे ये गवर्नमेंट का स्कूल बना हुआ था और उसकी इमारत जो है ना वो टूट फूट का शिकार थी। क्लासों में दीवारें जो है उनके प्लस्तर उखड़े हुए थे, छतें टूटने वाली थीं और कोई भी चीज़ जो थी ना वो मैनेज नहीं थी। खैर, वो कहती हैं कि स्कूल तो चल रहा था और हम लोग भी वहाँ पे पढ़ते थे। तो इसी दौरान मेरी अम्मी ने गवर्नमेंट को कोई ईमेल की या ख़त खताबत की उनके साथ कि ये स्कूल जो है ना बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो चुका है और इसकी बिल्डिंग जो है ना किसी वक्त भी खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार बन सकती है। तो आमना बताती हैं कि उनकी अम्मी की जो ईमेल्स थी या उनकी जो भी दरख्वास्त थी वो मंजूर हो गई और इनके स्कूल को रेनोवेट करने के लिए उनका फंड जो था ना वो जारी हो गया। अच्छा। अब वो बताती हैं कि स्कूल का जो नक्शा है ना वो इस तरह था कि अगर मेन गेट से आप अंदर दाखिल होते हैं तो स्कूल की बड़ी बिल्डिंग आती थी। उससे पहले एक बरामदा था जहाँ पे सुबह बच्चे जो है ना वो असम्बली वगैरह होती है, वो एरिया था। वो बताती है कि स्कूल की बिल्डिंग कुछ इस तरह थी कि मेन गेट से अगर आप एंटर होते हैं तो एक बड़ा मैदान आता था। ये मैदान सुबह बच्चे जब असम्बली वगैरह होती थी तो इसी मैदान में सारा कुछ वो चलता था। उसके आगे स्कूल की बिल्डिंग थी और स्कूल की बिल्डिंग के पीछे एक खुला एरिया था, वो भी एक मैदान टाइप था और वहीं पे बच्चों के वॉशरूम भी बने हुए थे जो कि कह लें कि गैर आबाद ही थे, क्योंकि वो इतना टूट फूट का शिकार थे कि वहाँ पर बहुत कम बच्चे जो थे ना उसको इस्तेमाल करते थे। और उसी मैदान में एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था जहाँ पे स्कूल का चौकीदार रहता था जिसका नाम मिराजदीन था। अच्छा। और आमना कहती हैं कि जब हमारे स्कूल की ये फंडिंग सारी रिलीज़ हुई तो स्कूल में ना रेनोवेशन का सामान आना शुरू हो गया। सीमेंट, बजरी, रेत, ईंटें, ये सारा सामान स्कूल की बैक साइड पे जो मैदान था ना वहाँ पे ला के इसको रखा गया। आमना बताती हैं कि जो हमारे स्कूल के वॉशरूम थे ना उनको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो गए थे और दूसरी वजह ये थी कि वहाँ पे अक्सर वॉशरूम से ना आवाज़ें आती थी। बच्चों के कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी जो कि स्कूल के बच्चे अपनी प्रिंसिपल से या अपनी टीचरों से भी शिकायत कर चुके थे कि मिस हम वॉशरूम की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं, दरवाजे खड़कते हैं तो हम लोग डर के वहाँ से वापस भाग आते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता था वहाँ पे? ये सिलसिला भी वो कह रहे हैं कि ये वहाँ पे चलता था। और उसके साथ जो बंद कमरा था जहाँ पे चौकीदार रहता था, चौकीदार वो कहते हैं कि सिर्फ नाम का ही रहता था। चौकीदार को कमरा तो दिया गया था लेकिन चौकीदार वहाँ पे रहता नहीं था। उसकी वजह भी ये थी कि चौकीदार का ये कहना था कि जब भी मैं रात को यहाँ पे सोता हूँ या इस तरफ आता हूँ तो मुझे किसी के होने का एहसास होता है, ठीक है। और कई दफ़ा तो इस तरह होता है कि मेरे बर्तन जो है ना बाकायदा खड़कते हैं, जिस तरह कोई उठा के इनको इधर से उधर रख रहा है। अच्छा। तो चौकीदार भी कहता है कि मैं अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए
ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकता और मजबूरन मुझे करनी पड़ती है। और वो क्या करता था कि रात को अपनी जो चारपाई थी ना, मेन गेट के बाहर, यानी कि स्कूल के बाहर की साइड पे बिछा के सोता था, स्कूल के अंदर भी नहीं रहता था वो। और कई दफ़ा आमना बताती हैं कि हमारे स्कूल में कुछ क्लासेस जो थी ना ऊपर के फ्लोर पे वो बंद थी, वहाँ से भी कई दफ़ा क्लासों के अंदर से कुर्सियाँ घिसटने की, दरवाजे खटकने की आवाज़ें आती थी। और जो, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आमना ने बताया कि उनकी अम्मी प्रिंसिपल थी, तो कोई भी शिकायत होती थी ना तो वो, आमना कहती मेरी अम्मी के पास आती थी। तो अब प्रिंसिपल होने के नाते वो तसल्ली तो दे सकती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ये कहा जाए कि स्कूल में जिन्नात हैं या इनमें ऐसे वाक़यात होते हैं, तो ऐसी चीज़ आपको पता है कि कोई भी जल्दी मानने को तैयार नहीं होता। तो इसी दौरान में वो कहती हैं कि हमारे स्कूल की फंडिंग जो है ना रेनोवेशन की, वो रिलीज़ हो गई। अब सामान आना शुरू हो गया स्कूल को रेनोवेट करने के लिए, ईंट, बजरी, सीमेंट, रेत वगैरह जो है ना, ये सारा कुछ आ गया। और ये सब कुछ स्कूल की बैक वाले मैदान में, यानी कि जो स्कूल की बिल्डिंग के पिछली साइड पे जो मैदान था वहाँ पे रखा गया। और सीमेंट जो था वो रखा गया जी चौकीदार के कमरे में, क्योंकि बारिश की वजह से वो गीला ना हो जाए, तो इसलिए उसको चौकीदार के कमरे में रख दिया गया। अब वो कहती है कि हमारे स्कूल में शटरिंग लगना शुरू हो गई और मज़दूरों ने काम शुरू कर दिया। शुरू में तो कहती है कि सब कुछ ठीक चला, लेकिन दूसरे दिन एक मज़दूर जो है ना ऊपर से डर के भाग के नीचे आया और सीधा मेरी अम्मी के पास आके बताता है, मैडम साहिबा ऊपर कमरे में ना कोई है। और जब हमने कमरा खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन जब, क्योंकि ऊपर की क्लास, ऊपर का जो फ्लोर था ना, ये इसकी इन्होंने छतें तोड़ के नई डालनी थी। तो मज़दूर ने कहा कि हमने चेक करने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं, दरवाजे खोल के सारी क्लासों के देखे तो वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे बंद किए छत के ऊपर जाने के लिए कि इसकी छत को तोड़ें, तो नीचे से इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जैसे क्लासरूम में कुर्सियाँ किसी ने हिलाना शुरू कर दी हैं। तो मज़दूर बताते हैं कि हम समझे कि शायद बच्चे ऊपर आ गए हैं, ठीक है, तो हम उन्हें मना करने के लिए अंदर गए या बच्चों को बाहर निकालें और जो है ना अपना काम स्टार्ट करें। ठेकेदार बताता है कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में कोई भी नहीं था और सामने ब्लैक बोर्ड, जिसको मैं थोड़ी देर पहले देख के गया था कि वो बिल्कुल साफ था, अब उसके ऊपर वाइट कलर की लकीरें लगी हुई थी। अच्छा। ठेकेदार बताता है कि ये इतना क्लियर था सब कुछ कि मैं इसको अपना ख्याल नहीं समझ सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला था तो मेरी नज़र सामने ब्लैक बोर्ड पे ही पड़ी थी। और अब जब दोबारा मैंने दरवाज़ा खोला है तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लाइनें लगी थी ये बिल्कुल फ्रेश थी। खैर ठेकेदार डर के नीचे प्रिंसिपल साहब के पास, यानी कि मेरी अम्मी के पास आया और आगे उन्हें बताया कि इस तरह जो है ना ऊपर स्कूल में कुर्सियाँ खड़कने की आवाज़ें आ रही हैं। तो मेरी अम्मी ने, यानी कि स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। खैर ठेकेदार ने तो काम करना ही करना था, क्योंकि उसने तो पैसे ले लिए हुए थे, अब काम तो करना था मज़दूरों ने। उसकी जाने भला वो मज़दूरों को ऑर्डर दे के तो वो चला गया। तीसरे दिन उन्होंने स्कूल की छतें जो है ना वो गिरा दी ऊपर वाले फ्लोर की, और काम शुरू हो चुका था। आमना बताती हैं कि एक मज़दूर पीछे मैदान में गया वहाँ से कुछ ईंटें उठाने के लिए, जो कि उन्होंने छत पे लेके जानी थी। मज़दूर बताता है कि पहले जब मैं वहाँ से ईंटें उठाने लगा तो मुझे कमरे में कुछ शोर की आवाज़ आई जहाँ पे सीमेंट पड़ा हुआ था। तो खैर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं ईंटें उठा के आ गया हूँ। दोबारा दूसरे फेरे में जब गया हूँ ईंटें उठाने के लिए, तो ईंटों के ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसका चेहरा नहायत भयानक था और झुर्रियाँ कह रहे उसके मुंह पे पड़ी हुई और लंबे लंबे उसके दांत थे। बाल उसके दोनों तरफ से खुले हुए और बिखरे हुए थे और हाथ में उसने एक डंडा पकड़ा हुआ था। और वो कहता है कि वो ईंटों के ऊपर बैठी हुई है और मुझे कहती है कि तुम ये ईंटें उठा के दिखाओ, अगर तुमने ईंटों को हाथ लगाया
तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अच्छा। मजदूर वहाँ से डर के भाग के मेरी अम्मी के पास आ गया और अम्मी को आके बताता है कि इस तरह पीछे जो है ना एक बूढ़ी औरत है, वो हमें सामान नहीं उठाने दे रही। मेरी अम्मी ने उसी वक्त मिराजुद्दीन जो इस स्कूल का चौकीदार था, जो पीछे रहता था, मेरी अम्मी समझी शायद उसके घर कोई मेहमान आया हुआ है या उसकी कोई वालदा है जो कि बताए बगैर हमें उसने यहाँ पे ला कर रख लिया। उसको बुलाया और कहा कि पीछे कौन बूढ़ी औरत है जो इसको ईंटें उठाने से मना कर रही है। प्रिंसिपल ने कहा क्या तुम्हारे घर वाले कोई हैं पीछे जिनको तुमने बगैर पूछे यहाँ पे ला कर रखा हुआ है? तो मिराजुद्दीन ने कहा मैडम नहीं, मैंने आपको काफ़ी दिन से एक बात नहीं बताई कि मैं पिछले कमरे में नहीं सोता। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जो रात को अक्सर मुझे नज़र आती है। कभी मेरी चारपाई के ऊपर खड़ी होती है, कभी मेरे कमरे के कोने में खड़ी होती है, और कभी मुझे वो ऊंची आवाज़ में कुछ बोलती है जो कि मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा। और उस वजह से मैं वहाँ पे सोता भी नहीं, मैं बाहर आके सोता हूँ स्कूल के मेन गेट के पास। तो मेरी अम्मी थोड़ा घबरा गई। उन्होंने कहा कि मिराजुद्दीन तुम इसके साथ जाओ और देखो पीछे कौन है। मिराजुद्दीन कहता है कि मैं मजदूर को साथ लेके पीछे चला गया और वहाँ पे देखा तो कोई भी नहीं था। मजदूर को मैंने कहा कि देखो यहाँ पे कोई नहीं है, तुम ऐसे खामखा डर रहे हो। इतने में मिराज ने कहता कि मैं उसको छोड़ के तो वापस आ गया हूँ। वो अपनी ईंटें उठाना शुरू हो गया। स्कूल में उस दिन तो खैरियत से गुजर गया, छुट्टी हो गई, सब लोग हम लोग वापस आ गए। दूसरे दिन जब हम स्कूल पहुँचे तो मज़दूर बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। अच्छा, ये मज़दूर जो थे ना, ये सारे क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब थी ये, तो दूर दराज के इलाकों से आए हुए थे और ये सारे हमारे स्कूल में ही रह रहे थे, ऊपर वाले फ्लोर पे, यानी कि ऊपर की जो मंजिल थी, इन्होंने अपना सामान वहीं पे रखा हुआ था और वहीं पे ये रहते थे क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट का काम था। तो इसलिए अक्सर गवर्नमेंट के जो मज़दूर होते हैं ये साइड पे ही रहते हैं। सुबह जब स्कूल खोला तो मज़दूर अम्मी के पास आए मेरी, और उन्होंने बताया कि मैडम हमने रात भर सो के नहीं देखा। मज़दूरों ने मेरी अम्मी को बताया कि रात सारी हम लोग डरते रहे हैं। एक साया था जो बार बार हम चारों के गिर्द फिरता था अच्छा। और हमें सोने नहीं देता था, और हमें उसकी आवाज़ें आती थी जैसे सरगोशी में वो हमारे कान के पास आके वो साया कह रहा है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खैर मेरी वालदा ने उन्हें समझाया कि ये पुरानी स्कूल की इमारत है, तो तुम लोग वैसे ही डर गए होगे, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे यहीं पे हैं, तुम लोग अपना काम स्टार्ट करो। उस दिन आमना बताती हैं कि मज़दूरों ने ना हमारे स्कूल पे वो गोज होती है ना, शटरिंग, वो लगानी थी। दोपहर के टाइम पे अचानक स्कूल की पिछली साइड से चीख की आवाज़ आई है और धड़म से कुछ नीचे गिरा। ऐसे लगा कि जैसे ऊपर से किसी ने किसी चीज़ को फेंक दिया। कहते मेरी अम्मी भी डर के भागी, सारी स्कूल की टीचर्स थी वो सारी डर के बाहर भाग गई कि पता नहीं कौन गिर गया। बाहर आए तो देखा कि एक मज़दूर दूसरी फ्लोर से नीचे फर्श पे गिरा हुआ था और उसकी टांग टूट गई थी। खैर जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए, जाके उसका वो टांग का प्लास्टर करवाया। तो ठेकेदार को बुलवाया, उसे बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा बंदा जो है ना वो नीचे गिर गया। तो ठेकेदार ने आके अपने मज़दूर से पूछा कि जब तुम्हें सेफ्टी बेल्ट दी गई हैं तो तुम बेल्ट लगा के काम क्यों नहीं कर रहे थे? तो उस वक्त मज़दूर ने जो बात बताई ना, तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। अच्छा। मज़दूर ने बताया कि मैं बेल्ट लगा के काम कर रहा था और मेरे पीछे शटरिंग के पास ऊपर एक बूढ़ी औरत थी जिसने मेरी बेल्ट को खोला और मुझे ऊपर से धक्का दे दिया और मैं ज़मीन पे आके गिरा हूँ और मेरी टांग टूट गई। ये वही औरत साजिद भाई जो सबको ये मतलब वही तंग बूढ़ी कर- औरत जो कि मजदूरों को पीछे नजर आ रही है और उनको सामान नहीं उठाने दे रही, ये वही औरत है। अब आमना कहती हैं कि पूरे स्कूल में ना खौफो हरास फैल गया। वॉशरूम उसके पहले ही खड़कते थे, दरवाज़ों की आवाज़ें पहले ही आती थी, वॉशरूम के अंदर कोई जाता नहीं था, क्लासेस में कुर्सियाँ पहले ही खड़कती थी। और अब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना जो था ना वो बहुत कम कर दिया। मतलब कि शुरू में तो जब ये बात फैली है तो उस वक्त 2-3 दिन तो स्कूल में मेरी अम्मी और टीचरों के अलावा तो कोई आया ही नहीं।
अच्छा, सारे बच्चे छुट्टी कर गए। सबको वालिदैन ने छुट्टी करवा ली और पूरे इलाके में हमारा स्कूल जो था ना वो भूतिया स्कूल मशहूर हो गया कि यहाँ पे साया है। खैर मजदूर अपना काम तो उन्होंने पूरा करना ही था, ठेकेदार ने उनको चेंज करके उनकी जगह दूसरे और मजदूर लगवा दिए और काम जो था ना वो किसी तरीके से पूरा हो गया। अब जो स्कूल की इमारत नहीं बनी तो बच्चों के दिनों से थोड़ा सा खौफ हटा, वालिदैन को भी लगा कि शायद अब ये ना मामलात नहीं है यहाँ पे, तो लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल वापस भेजना शुरू कर दिया। इसी दौरान इनका जो चौकीदार था ना वो छुट्टी पे चला गया, मिराजुद्दीन। अच्छा। मिराजुद्दीन की उम्र 70 से 72 साल के दरमियान थी। वो जैसे ही अपने गांव गया तो वहाँ पे उसको हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। अच्छा, मतलब नेचुरल डेथ हुई? नेचुरल डेथ उसकी वहीं पे हो गई। उसकी खबर जो है वो स्कूल में आ गई कि जी मिराजुद्दीन जो है ना वो फोत हो गया। सब ने बड़ा अफसोस किया और काम रूटीन से चलता गया। उसकी जगह पे नए चौकीदार की हायरिंग के लिए दरख्वास्त दे दी गई, लेकिन वो उसको आते आते 1 महीना लग गया। अब 1 महीने के दौरान आमना बताती हैं कि एक दिन मैं अपनी अम्मी के साथ उनके ऑफिस में बैठी थी तो अम्मी ने बेध्याने चौकीदार को बुलाने के लिए बेल दबा दी। अच्छा। ये मिराजुद्दीन के मरने के 5 दिन बाद की बात है। और जाहिर बात है एक बंदे के साथ आपका कोई 7, 8 या 10 साल से एक डेली मिलना बिल्कुल, वो हो आदत बन जाती है एक चीज़ की कि वो यूज्ड हो जाता है बंदा। हाँ जी। कह रही मेरी अम्मी ने बेल दी चौकीदार को बुलाने के लिए, तो इतने में मिराजुद्दीन हमारे कमरे के अंदर आ गया। वो कैसे साजी भाई? और आमना कहती हैं कि मैंने भी उसे देखा और मेरी अम्मी ने भी देखा, लेकिन हम लोग काम में इतना मगन थे। आमना कहती मैं अपना स्कूल का काम कर रही थी और अम्मी मेरी कोई अपना ऑफिस का काम कर रही थी, और हम लोग इतना मगन थे अपने काम में कि हमें ख्याल ही नहीं था कि मिराजुद्दीन तो मर चुका है, ये कौन है जो आया है। अम्मी ने कहा कि मेरे लिए पानी लेके आओ, और वो यस मैडम करके बाहर चला गया। अल्लाह। अब आमना बताती हैं कि जैसे ही वो बाहर गया तो मेरी अम्मी को ख्याल आया कि मिराजुद्दीन तो मर चुका है, और अम्मी ने एकदम मुझे बताया तो हम लोग चीखें मारते हुए ऑफिस से बाहर भाग के आए हैं। हमारी चीखें सुन के और भी मिसें वहाँ पे इकट्ठा हो गई। स्कूल की सारी टीचर्स जो थी वो इकट्ठा हो गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो मेरी अम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने भी बेल दी है तो मिराजुद्दीन मेरे ऑफिस में आया और मैंने उसे पानी का कहा और वो पानी लेने चला गया। इतने में एक और मिस ने मेरी अम्मी से डरते डरते बात की कि मैडम मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन मैं आपके डर की वजह से मैंने आपसे बात नहीं की। 2 दिन पहले मेरे साथ सेम यही सिचुएशन हो चुकी है। अच्छा। यानी कि उन्होंने भी किसी काम के लिए चौकीदार को बुलाया और मिराजुद्दीन उनके कमरे में भी आ गया, जबकि वो 5 दिन पहले फोत हो चुका। अब आमना बताती हैं कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई और स्कूल की टीचर्स भी खौफजदा हो गई, और ये बात अभी बच्चों तक नहीं पहुंची थी क्योंकि पहले ये एक बड़ा मसला हो चुका था। मजदूर की टांग टूटना, पिछले बरामदे में किसी औरत को देखना, स्कूल की क्लास में कुर्सियों के घिसटने की आवाज़ें। कंटिन्यूअसली ये सारे वाकयात हो रहे हैं ना, तो सारी बातें खौफ और राज फैल जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी था। अब इन्हें भी बताती हैं कि फिर हमने स्कूल में कुरान खानी करवाई, एक बहुत बड़ी कुरान खानी स्कूल में करवाई गई और मौलाना साहब को बुला के अलग से बताया गया कि यहाँ पे ये मामला चल रहे हैं। अच्छा। पहले तो मौलाना साहब ने पूरे स्कूल में कुरान खानी करवा के और फिर कुछ पानी दम करके खुद सारी क्लासों में जाके उन्होंने एक एक क्लास में वो पानी छिड़का। परले कमरे में भी गए चौकीदार के, वहाँ पे भी पानी छिड़का, और स्कूल के गिर्द उन्होंने एक पढ़ाई करके हिसार बांध दिया। अच्छा। और उन्होंने बताया कि ये स्कूल जब बना था ना तो मौलाना साहब उसी इलाके के थे जो बड़े पुराने वहाँ के रिहायशी थे, तो उनके सामने ये स्कूल बना था। उन्होंने कहा कि जब ये स्कूल बना था ना तो यहाँ पे एक कब्रिस्तान था। अच्छा। और ये जो कमरा है चौकीदार का, ये वो कमरा है जहाँ पे गोरकन और उसकी माँ रहती थी। ओहो, तो ये वो लोग सबको नजर आ रहे थे। ये उसी गोरकन की माँ की रूह थी जो यहाँ पे जिसका अभी तक बसेरा था। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मौलाना साहब ने फिर वहाँ पे सारी पढ़ाई करके उसकी स्कूल के गिर्द एक हिसार बांध दिया और कहा कि आइंदा यहाँ पे इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो उस दिन के बाद आमना बताती हैं फिर हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब वो 5वीं क्लास में थी और फिर मैट्रिक भी उन्होंने इसी स्कूल से किया और तब तक वहाँ पे ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन ये था जी आज का रियल इंसिडेंट जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल की सपोर्टिंग के लिए बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।